हेलो, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो उसमें हम बात करेंगे एपिस्टैक्सिस से रिलेटेड। एपिस्टैक्सिस बेसिकली नाक में से खून आने को एपिस्टैक्सिस कहते हैं और यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है। ज़्यादातर केसेस में खुद को ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो है बहुत सिवियरिटी भी हो सकती है इसमें और आपको हॉस्पिटल जाके उसको मैनेज करवाना पड़ता है। तो एपिस्टैक्सिस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ क्या होती हैं एपिस्टैक्सिस की। एपिस्टैक्सिस की दो कॉजेज़ होती हैं। नंबर वन कॉज जो होती है लोकल कॉजेज़ होती हैं कि जो कोई लोकली कोई ट्रॉमा होता है या कोई लोकली एक्टिंग जो कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, और एक सिस्टमिक कॉजेज़ होती हैं यानी कि आपके जिस्म में कोई और बीमारी है जिसकी वजह से नाक में से खून आ रहा है। तो लोकल कॉजेज़ जो सबसे कॉमन कॉजेज़ हैं उसमें सबसे पहले तो फिंगर नेल ट्रॉमा होता है। बहुत से लोगों को नोज़ पिकिंग की आदत होती है, नाक में उंगली वगैरह डालते रहते हैं, तो उससे नाखून से जो है नाक की झिल्ली के ऊपर कोई भी अगर जख्म पड़ सकता है, इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा जो है कोई भी इन्फेक्शन हो नाक का, अगर उन केसेस में भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा जो है कान का कोई ट्यूमर, नाक का कोई ट्यूमर हो तो उस केसेस में भी जो है ब्लीडिंग हो सकती है नाक में से। सिस्टमिक कॉजेज़ की हम बात करते हैं। सिस्टमिक कॉजेज़ क्या होते हैं? सिस्टमिक कॉजेज़ जो बीमारियां सिस्टमिक हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सिस्टमिक कॉजेज़ में सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है ब्लड प्रेशर आता है। अगर किसी मरीज़ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर, तो उसकी वजह से भी नाक में से खून आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ भी दवाइयाँ होती हैं जो खून को पतला करने के लिए लोग यूज़ करते हैं। अमूमन जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं या कोई और पेशेंट्स होते हैं, खून को पतला करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं उनकी वजह से भी जो है वो नाक में से ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो खून के जमने की सलाहियत जो होती है उसको कम करती हैं, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है नाक में से। ठीक है। और इसके अलावा कुछ बीमारियाँ हैं, सिस्टमिक बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से जो है वो नाक में से खून आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ल्यूकीमिया हो गया, और एक बीमारी होती है DIC, उसमें भी हो सकता है। इसके अलावा जो है एक और बीमारी है हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेशिया, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ जो है बीमारियां हैं जो दैट लीड्स टू एपिस्टैक्सिस। जी, अब हम बात कर लें थोड़ी सी मैनेजमेंट ऑफ एपिस्टैक्सिस के बारे में, या ऐसी मैनेजमेंट जो पेशेंट कर सकता है या डॉक्टर कर सकता है। सबसे पहले तो हम होम रेमेडी या फर्स्ट एड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एड में सबसे पहले क्या करना है मरीज़ को कि अगर खुदा न खास्ता किसी के नाक से खून आ रहा है तो आपने जो है सबसे पहले नाक को पिंच करना है अपने, और स्पेशली जो आगे वाला पार्ट है, ये ऊपर वाले पार्ट को नहीं, ये नीचे वाला जो पार्ट है नाक का, इसको टाइटली पिंच करना है आपने। ठीक है। और एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स आपने इसको पिंच करके रखना है इसको। ठीक है। टाइटली पिंच करें आप इसको बिल्कुल, और थोड़ा सा आपने सिटिंग पोजीशन में रहना है और अपने आप को बेंड करना है हल्का सा आगे की तरफ। ठीक है। ताकि आपके जो नाक से खून है वो बैक में आपके गले की तरफ ना जाए, और आपने इसको पिंच करके रखना है। साथ में आपने जो है बर्फ़ की टिकोर करनी है। बर्फ़ जो है वो अपने फोरहेड के ऊपर, और आपकी जो नेज़ल ब्रिज है, ये जो नाक के जो ब्रिज का एरिया है, इसके ऊपर आपने अपने आइस पैकिंग करनी है अलॉन्ग विद आपने जो ये पिंचिंग की हुई है उसके साथ साथ। ठीक है। और आपने ये देखना है कि नाक में अगर जिस तरह पीछे की तरफ, अगर नाक से गले की तरफ अमूमन जो है जब ब्लीडिंग होती है तो नाक में आगे से भी ब्लड आ रहा होता है और कभी कभी नाक से पीछे की तरफ भी ब्लड गले की तरफ जा रहा होता है। अगर इस तरह से ब्लड जो है पीछे गले की तरफ जा रहा है तो आप कोशिश करें कि उसको सॉलो ना करें, क्योंकि अगर आप उसको सॉलो करेंगे तो वो स्टमक में आपका ब्लड जमा होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि आपको जो है वॉमिटिंग होगी और सारा ब्लड जो है वो आपका बाहर की तरफ निकल आएगा, और उससे आपकी जो नाक की जो ब्लीडिंग है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ करनी है इसमें, और 10 मिनट तक आप वेट करें। पिंच करने के बाद देखें क्या पोजीशन है, रीअसेस करें। अगर तो कंट्रोल में आ रही है ब्लीडिंग और हल्की हल्की ब्लीडिंग बाकी है तो आप उसको मज़ीद कंटिन्यू करें फॉर 10 मोर मिनट्स। ठीक है। अगर 10 और मिनट के लिए भी आपने करने के बाद भी आप देख रहे हैं कि ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई है तो इट्स वेरी गुड। और अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती 10 मिनट के बाद भी, तो फिर आपको इमरजेंसी में जो है वो जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, ताकि वहाँ जाके आपकी मैनेजमेंट हो सके। हॉस्पिटल जाने के बाद जो है वो क्या होता है कि सबसे पहले जो डॉक्टर होता है वो आपको असेस करता है सबसे पहले कि आपकी जो नाक से ब्लीडिंग है वो कितनी हुई है, ब्लड लॉस कितना हुआ है आपका। ठीक है। तो सारी मैनेजमेंट जो है उसकी बेसिस पर डिपेंड करती है, और आपका ब्लड लॉस जो है वो एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, नहीं हो रही है, माइल्ड लूजिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको असेस करने के बाद आपके वाइटल साइंस असेस करने के बाद ब्लड प्रेशर हो गया, आपकी पल्स हो गई, आपका टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ें असेस करने के बाद डॉक्टर जो है वो आपको जो है मैनेज करते हैं अपने हिसाब से। तो उसमें मैनेजमेंट के जो पॉइंट्स होते हैं उसमें जो है पॉसिबिलिटीज़ ये होती हैं कि अगर एक नाक से खून आ रहा है तो कभी कभी ऐसा करते हैं कि वो एक नाक में जो है वो एक छोटी सी पट्टी जो होती है या पैकिंग जिसको बोलते हैं,
वो नाक में डाल देते हैं, ताकि वो नाक में जब पैकिंग डाल देते हैं तो उसके प्रेशर की वजह से जो है वो जो भी नस होती है जिसमें से खून आ रहा होता है, उस नस प्रेशर की वजह से वो नस बंद हो जाती है। किसी किसी केसेस में अगर दोनों नाक से खून आ रहा हो तो दोनों नाक को भी जो है वो पैक के ज़रिए से बंद कर दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट जो है मुंह से सांस ले रहा होता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है जिसके ज़रिए से डॉक्टर जो है वो उसको मैनेज करते हैं। अगर बहुत ही माइनर सी ऊजिंग हो रही होती है या बहुत ही मामूली सा ब्लड आ रहा होता है तो उन केसेस में क्या होता है कि हम लोग कॉटराइज कर देते हैं। कॉटराइज करने के भी दो तरीके होते हैं, या तो हम केमिकल कॉटरी करते हैं या इलेक्ट्रो कॉटरी करते हैं। ठीक है, केमिकल कॉटरी में यूजुअली जो है सिल्वर नाइट्रेट नाम की स्टिक्स आती हैं जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो हम जो है वो अगर कोई हमें नस ऐसी नज़र आ रही होती है जिसका मुंह खुला हुआ हो तो हम उस नस को जला के उसको बंद कर देते हैं उसी टाइम पे। ठीक है, और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग सीवियर हो तो उसमें इलेक्ट्रोकॉटरी की भी ज़रूरत पड़ती है, सुन करके उसको इलेक्ट्रोकॉटरी भी किया जा सकता है। ये माइनर केसेस में होता है, या फिर नेज़ल पैकिंग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के केसेस जिनमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो या उसमें उनकी जिसकी वजह से जो है पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया हो या जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया हो, पल्स इंक्रीज़ हो गई हो, तो ऐसे केसेस में जो है हमें कोशिश करनी पड़ती है कि हम पेशेंट का जो है ब्लड ग्रुपिंग करवाएं, क्रॉस मैचिंग करवाएं और फिर उसके बाद जो है हम उसके लिए ब्लड अरेंज करें और पेशेंट को एडमिट करें हम, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में जो है एडमिशन बहुत ज़रूरी होता है। और कभी कभी जो है अगर बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो जो कंट्रोल ना हो रही हो इन सारे मेजर्स के बाद भी, तो कभी कभी पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाके और वहाँ पे भी जो है वो ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम एपिस्टैक्सिस को मैनेज करते हैं। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, और फर्स्ट एड मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आपने घर में जो इसकी मैनेजमेंट करनी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कब आपने हॉस्पिटल जाना है और कब आपने किस तरह से मैनेज करना है, तो मेन इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको गाइड किया जा सके कि अगर खुदा न खास्ता आपके घर में किसी को ब्लीडिंग होती है या आपको ख़ुद को ब्लीडिंग होती है तो आप किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं और अपने आप को किस तरह से जो है वो इस बीमारी से बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।